नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं यशपाल जी की एक विख्यात कहानी का, जिसका शीर्षक है मकरील। यशपाल आधुनिक हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। उन्हें एक क्रांतिकारी और लेखक दोनों के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद के बाद यशपाल का नाम हिंदी के जाने माने प्रगतिशील कहानीकारों में आता है। लाहौर में पढ़ते हुए यशपाल क्रांतिकारियों के संपर्क में आए थे। भगत सिंह और सुखदेव भी उनके साथ पढ़ रहे थे। यशपाल भगत सिंह से ज़्यादा प्रभावित थे। कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। 1932 में यशपाल इलाहाबाद में एक पुलिस मुठभेड़ में अंग्रेज सरकार की गिरफ्त में आए थे और उन्हें 14 साल के कठोर कारावास की सज़ा मिली। जेल में रहकर भरपूर लेखन किया, जो बाद में उनके अलग अलग संकलनों में छपा था। मकरील यह कहानी भी जेल में ही लिखी गई थी। मकरील यशपाल की विख्यात कहानी है, जिसमें एक लोकप्रिय कवि की प्रशंसक एक युवती के मूक प्रेम की अभिव्यक्ति हृदयस्पर्शी है। मकरील जैसी कोमल संवेदनात्मक कहानी दोबारा यशपाल साहित्य में दिखाई नहीं पड़ी। एक युवती देश के विख्यात कवि को बिना देखे ही चाहने लगती है और किस तरह उसकी केवल एक बात पर बिना सोचे समझे मकरील नदी में अपनी जान देती है, यह यशपाल ने मकरील में बताया है। कहानी इस तरह है। गर्मी का मौसम था। मकरील की सुहावनी पहाड़ी। यूरोप और अमेरिका ने जिसकी प्रतिभा का लोहा मान लिया था, जो देश के इतने अभिमान की संपत्ति है, वही कवि मकरील में कुछ दिन स्वास्थ्य सुधारने के लिए आ रहा है। मकरील में जमी राष्ट्र अभिमानी जनता उस कवि के स्वागत के लिए आतुर हो रही थी। सभी ओर उत्साह, उमंग और चहल पहल। जब कार गाड़ी में बैठकर कवि का आगमन हुआ, तब उत्साह से जनता विजयनाद करती हुई आगे पीछे चल रही थी। धवलगिरी नाम के होटल में दूसरी मंजिल पर कवि के रहने की व्यवस्था की गई थी। नीचे के कमरे में रहने वाली एक युवती दूसरी मंजिल की खिड़कियों की ओर दृष्टि लगाई थी, जिसमें कवि को ठहराया गया था। वह युवती भी उस कवि के आवेगमय स्वागत में शामिल थी और पुलकित होकर उसने भी कवि पर फूल फेंके थे, जयनाद भी किया था। भोजन के पश्चात मकरील नदी की धारा की ओर कवि की नज़र जाती है और मकरील नदी के प्रवाह को करीब के देखने की इच्छा से वह नीचे आ जाता है। युवती पुलकित भाव से, प्यासी आँखों से कवि को देख रही थी, दूर से देख रही थी। अब जब कवि अंदर चला जाता है, वह सोचती है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, कवि के दर्शन कर लिए। उतने में देखती है कि एक लंबा ओवरकोट पहने, छड़ी हाथ में लिए कवि नीचे आ जाता है। अब कवि को स्मरण होता है कि मकरील नदी का मार्ग तो वह जानता ही नहीं, तो समीप खड़ी इस युवती को देखकर पूछता है कि नदी कितनी समीप है, कहाँ है, ये शायद आप जानती होंगी। उत्साह से कदम बढ़ाते हुए युवती बोली, जी हाँ, यही 100 कदम पर पुल है, और मार्ग दिखाने के लिए वह प्रस्तुत हुई। 100 कदम पर मकरील का पुल था। दोनों पुल के ऊपर जा खड़े हुए। सर्द पहाड़ी हवा के झोंकों से कवि के वृद्ध शरीर को समय का ध्यान आया। एक क्षण के लिए कवि युवती का सौंदर्य निहारने लगा। लौटते समय मार्ग में कवि ने कहा, आज त्रयोदशी के दिन यह शोभा है, तो कल और अधिक प्रकाश होगा। यदि असुविधा न हो तो क्या कल भी मार्ग दिखाने आओगी? युवती ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, अवश्य। कवि दिन के समय संसार की दृष्टि से बचकर अपने कमरे में पड़ा रहा। वृद्ध था, अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहता था। दूसरे दिन चतुर्दशी की चांदनी में वह शंकित हृदय से फुलवारी में आया। देखा कि युवती प्रतीक्षा में खड़ी है। कवि ने कहा, हो, आपने अपनी बात रख ली, परंतु इस सर्दी में व्यर्थ क्यों कष्ट कीजिएगा, आप विश्राम कीजिए। तब युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मेरा अहोभाग्य है, मैं आपका सत्संग पा रही हूँ। पुल के समीप पहुंचकर कवि ने कहा, आपकी कृपा है, आप मेरा साथ दे रही है। संसार में साथी बड़ी चीज़ है। उसने धीरे से कहा, मेरे वैयक्तिक सुख दुख से संसार का कोई संबंध नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरे सुख को बांटने वाला कोई नहीं है। काश जीवन में मेरे सुख दुख का कोई अवलंब होता, मेरा कोई साथी होता। तब युवती कंपित स्वर में बोली, मुझे अपना साथी बना लीजिए। मकरील के गंभीर गर्जन में विडंबना की हंसी का स्वर मिलाते हुए कवि बोला, तुम्हें, और चुप रह गया। शरीर कांप उठने के कारण पुल के रेलिंग का आश्रय ले युवती ने लज्जा भरे स्वर में कहा, मैं यद्यपि तुच्छ हूँ। ना, यह बात नहीं, कवि सहसा रुककर बोला, उल्टी बात।
हाँ अब चलें। फुलवारी में पहुंचकर कवि ने कहा कल, परंतु बात पूरी किए बिना ही वह चला गया। बड़ी बेचैनी में कवि ने दूसरा दिन बिताया। उसने एक तौलिया आईने पर डाल दिया और दिन भर कहीं बाहर न निकला। संध्या समय पुनः तैयार होकर फुलवारी में गया। युवती सामने खड़ी थी। हंसते हुए कवि बोला, तो साथ देने की बात सचमुच ठीक थी? युवती ने उत्तर दिया, उसमें परिहास की तो कोई बात ही नहीं। कवि ने युवती की ओर देखकर साहस कर पूछा, तो ज़रूर साथ दोगी? हाँ, युवती ने हामी भरी बिना सिर उठाए। सदा अवस्था में? सिर झुकाकर युवती ने उत्तर दिया, हाँ। कवि अविश्वास से हंस पड़ा। तो आओ, उसने कहा, यहीं साथ दो मकरील के गर्भ में। हाँ, यही सही, युवती ने निर्भीक भाव से नेत्र उठाकर कहा। हंसी रोककर कवि ने कहा, अच्छा तो तैयार हो जाओ, 1 2 3। हंसकर कवि अपना हाथ युवती के कंधे पर रखना ही चाहता था, तब उसने देखा कि पुल के रेलिंग के ऊपर से युवती का शरीर नीचे मकरील के उद्दाम प्रवाह की ओर चला गया। अर्थात युवती ने नदी में छलांग लगा दी। भय से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ फैलाकर उस युवती को पकड़ने का विफल प्रयास किया, लेकिन बड़ी कठिनता से कवि अपने आप को संभाल सका। कमरे में पहुंचने पर कवि की भी मृत्यु हुई। कहानी की विशेषता। कवि और युवती की मनोवैज्ञानिक भावना का चित्रण यशपाल ने किया है। कवि वृद्ध है, पर उसके मन में प्रेम तथा वासना की भावना है, इसलिए युवती के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित होता है। अपनी वृद्धावस्था पर उसे खींच है। वह यौवन चाहता है। जानता है कि युवती उसकी कविता के कारण उससे प्रेम करती है, उसके रूप को देखकर नहीं। इसीलिए दिन के उजाले में युवती के सामने नहीं आता। रात के समय युवती के आगे अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम का प्रस्ताव रखता है। पर जब युवती मान जाती है तब उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि दोनों की आयु में अंतर है। इसीलिए उसकी क्रूर परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन युवती मनपूर्वक कवि को चाहती है, इसीलिए उसकी बात सच मानकर मकरील नदी में कूद पड़ती है। कहानी की भाषा काव्यात्मक तथा प्रभावशाली है और संवाद पात्रानुकूल हैं। धन्यवाद।